अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ करते जाइए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बात करेंगे। स्पेशली फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में जाते हैं और वहाँ की जो एक्टिविटी है, वहाँ की जो टाइम मैनेजमेंट है, जो एनालिस्ट काम कर रहा होता है दिन में, जो उसको डेली टास्क मिलता है, उस पर एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से अक्सर लोग लेबोरेटरी से डिसहार्ड होते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं और उनको डेली इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। याद रखिए कि फार्मास्यूटिकल का लेबोरेटरी का जो कल्चर है, स्पेशली वैसे फार्मा का भी बात कर लें, बड़ा प्रेशराइज जॉब होती है और कॉमनली कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे ट्रिक्स है, साइंटिफिक लोग है, टेक्टिक्स है, सिस्टमेटिक काम होता है। आपकी एक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए आपको काम दिया जाता है। जो भी आपको जॉब डेली मिल रहा होता है वो ऑन दी बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड टाइम के लिहाज से मिल रहा होता है। उसमें कुछ एनालिस्ट के फेलियर्स होते हैं जिसकी वजह से उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है, उसको वो अक्सर प्रॉब्लम का फेस करता है और लेबोरेटरी में फंसा होता है और उसका काम डिले हो जाता है। और डेफिनेटली जब काम डिले होता है तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस करता है, टाइम मैनेजमेंट उससे होती नहीं है और डेली उसको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं कि बॉस की डांट, उसकी डांट, फलाना डांट, क्योंकि ये कल्चर है इन्वायरमेंट का कि हर जगह पे आपको सॉफ्ट कॉर्नर वाले बॉस नहीं मिलते। क्योंकि आपको बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, बॉस से ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो आपको काफ़ी बातें सुनाते हैं। इस वजह से अक्सर लोग डिसाइड होके वहाँ से स्विच कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल का एरिया छोड़ देते हैं, किसी और एरिया में चले जाते हैं। वजह क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। तो यही हमारा आज फोकस है। हम स्पेशली देखेंगे कि लेबोरेटरी के जो एनालिस्ट का टास्क होता है उस पर जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और टाइम मैनेजमेंट को किया कैसे जाता है। ये बड़ी ट्रिक्स हैं, बड़ी टैक्टिक्स है। मैं सारे स्टेप देखते हुए आया, खुद मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, खुद किया है। तो इसी को मैं आज डिस्कस करूंगा। स्पेशली फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में तो बहुत सारे काम है। देखिए, एनालिस्ट को मल्टीपल काम दिए जाते हैं एट अ टाइम। उसके पास डिफरेंट टास्क होते हैं। सुबह अगर 8 बजे लैब में इंटर होता है कोई एनालिस्ट, उसको एक प्लान दिया जाता है काम का और वो उसी प्लान के तहत सारा दिन काम करता है। 8 घंटे की जॉब है या 9 घंटे की जॉब है, शिफ्ट भी आज कंपनी में चल रही होती है। तो उसी में उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपना काम मैनेज करना होता है। उसको इस टाइम के लिहाज से ही उसको टास्क दिया जाता है। उस पर उसका टी ब्रेक भी होता है, डेफिनेटली सुबह 10 बजे टी ब्रेक है, फिर उसका लंच ब्रेक भी है, नमाज का ब्रेक भी है, फिर उसका टी ब्रेक, दोबारा उसका सेकंड टी ब्रेक्स होता है। ये सारी चीज़ बीच में आती है। इस दौरान उसको अपना काम भी मैनेज करना है, काम को एंजॉय भी करना है। देखिए, आप जब काम को प्रेशराइज लेंगे तो आपसे काम मैनेज कभी नहीं होगा। जब आपसे काम मैनेज नहीं होगा तो आप जाएंगे रेपिटेशन में। रेपिटेशन में गए आपका काम फंसता जाएगा और आप परेशान होते रहेंगे, आप लेट सिटिंग में भी फंसते रहेंगे। तो आज हमारा फोकस है कि हम कैसे उसका बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है आपको। स्पेशली मैं वैसे तो बहुत सारे एरियाज हैं फार्मा में, हर सेक्टर वाइज काम होता है। मैं फोकस करूंगा एक जॉब को लेकर ताकि आप समझने भी आपको और एनालिस्ट को जो फ्रेश है स्पेशली उनको आसानी हो कि इस काम को कैसे मैनेज किया जाए। स्पेशली मैं टास्क लूंगा HPLC एनालिसिस के हवाले से, क्योंकि आपको पता है HPLC जो लेबोरेटरी में एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है। इस पे कुछ भी आपको लेबोरेटरी के अंदर HPLC पे आपको टास्क मिलना ही मिलना है और HPLC को आपको ऑपरेट करना ही है। और HPLC की ऑपरेशन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस हाई काउंट हो जाती है। तो इसी हवाले से देखते हैं, अगर किसी एनालिस्ट को HPLC का टास्क मिलता है सुबह 9 बजे, सिर्फ HPLC का टास्क जस्ट नहीं होता, उसके साथ उसके पास दूसरे काम भी होते हैं। तो यहीं पे वो कुछ गलतियां करता है, कुछ फेलियर्स उससे होते हैं जिससे उसको काम मैनेज नहीं होता और वो रिपीटिशन में जाता है। तो इसको हम देखते हैं। अगर HPLC एनालिसिस में उसके पास 10 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा मेरे पास, ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। अगर किसी भी HPLC एनालिसिस में आपके पास 10 स्टेप्स है, किसी एक स्टेप को भी अगर आप आगे पीछे करते हैं आपका सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा और आपको काम मैनेज नहीं होगा, उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर HPLC एनालिसिस में क्या है, आपने आपको 10 सैंपल्स मिल गए, लेट सपोज, अगर आपकी प्लानिंग में, क्योंकि HPLC ऐसा होता है समटाइम्स उसको 2-2, 3-3 HPLC भी एक एनालिस्ट को एट अ टाइम चलाने होते हैं, ऐसा टास्क भी दिया जाता है। ये आफ्टर एक्सपीरियंस हो जाता है आपके साथ। लेकिन लेट सपोज अगर आपने HPLC चलाना है, उसके अंदर क्या है, आपके पास लेट सपोज 10 सैंपल हैं या 5 सैंपल आपने एनालिसिस करने हैं। आपकी उसकी उसकी वेइंग करनी है, ठीक है, और उस सैंपल्स का मेथड आपने निकालना है। उस सैंपल्स का अगर मोबाइल फेज आपने प्रिपेयर करना है, उस सैंपल्स की आपने HPLC लॉग एंट्रीज भी करनी है, उस सैंपल की आपने कॉलम भी सर्च करना है कौन सा है, फिर कॉलम की एंट्रीज भी, फिर उसमें आपने सॉफ्टवेयर पे जाना है, इंस्ट्रूमेंट पे जाना है, इंस्ट्रूमेंट अलाइन करना है, इंस्ट्रूमेंट को सेचुरेट करना है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेथड फाइल बनानी है, सीक्वेंस फाइल बनानी है और मेथड को कमांड देनी है और फिर आपका सिस्टम चलना है और फिर क्रोमोटोग्राम आने और उन क्रोमोटोग्राम को जो आपका सिस्टम चल जाता है उसको स्टेप स्टेप पे मॉनिटर भी करना है।
अगर आपने किसी एक स्टेप को आगे पीछे किया तो आपके सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाती है। याद रखिएगा, आपकी जो एचपीएलसी की एनालिसिस वो मैनेज नहीं हो पाएगी। मिसाल के तौर नंबर 1 क्या है आपके पास, आप देखते हैं मेथड क्या है मेरा। आप सबसे पहले एसओपीस निकालते हैं। अगर आपने एसओपीस में टाइम वेस्ट किया, आप देख रहे हैं मेरा एसओपीस नहीं मिल रहा, कौन सा है, आपको सिस्टमेटिक काम करना है। लेकिन एचपीएलसी के साथ आपने देखा आपके टास्क एचपीएलसी के साथ दूसरे काम भी है, वो भी साथ साथ मैनेज आपने करने पैरेलल। लेकिन मैं आपको सिर्फ एचपीएलसी के हवाले से बता रहा हूँ, फिर मैं दूसरे टास्क के ऊपर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आऊँगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ ये है कि आपने एचपीएलसी एनालिसिस को कैसे मैनेज करना है। आपका मोबाइल फेस आपने देखना है प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, वो सबसे पहले आपने मोबाइल फेस बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि आपका एचपीएलसी कौन सा फ्री है जो आपको मिला है। आप उस एचपीएलसी को देखेंगे किस कंडीशन में है, उसकी सिस्टम देखेंगे, उसको आपने अलाइन करना है। आप तरीकेकार स्टेप्स क्या रखें, सबसे पहले आप अपना मोबाइल फेस प्रिपेयर करें। मोबाइल फेस कब नहीं है, आपको पता है नॉर्मली मोबाइल फेस 24 आवर की एक्सपायरी पे बनाया जाता है, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है वो। तो मोबाइल फेस सबसे पहले आपने बनाना है। इस दौरान अपने ग्लास वेयर्स आपने ढूंढने हैं, अपनी चीज़ें अलाइन करनी है। लेकिन इस कुछ एंड्स पे आपको यहाँ पे सपोर्ट्स जिनकी चाहिए वो आपसे लेनी है। हर काम आपने खुद नहीं करना। देखिए बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्लास वेयर्स हो गया, मोबाइल फेस की प्रिपरेशन और फिल्ट्रेशन वगैरह पे आप सपोर्ट आपके लैब अटेंडेंट से ले लेते हैं। याद रखिए लेबोरेटरी के अंदर लैब अटेंडेंट होता है जो आपकी सपोर्ट के लिए होता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने सबसे पहले समझना है कि मेरा सर्कल क्या है, मेरे राइट्स क्या है और मुझे किस किस से काम लेना है और मुझे खुद कौन सा काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हर काम में आप खुद लग जाते तो आपका टाइम मैनेजमेंट आउट हो जाता है। नंबर 1 याद रखिएगा। फिर 2 क्या, आपने मोबाइल फेस बनाना है और उसके बाद सिस्टम को अलाइन पे लगाना है। सबसे पहले आप सिस्टम को ऑन कर दें, उसको सैचुरेशन पे लगा दें। वहाँ सिस्टम सैचुरेट हो रहा है, आप डेफिनेटली कॉलम चल रहा होता है, आपको कॉलम को थोड़ी देर उससे पहले अगर देखना है कि उससे पहले कौन सी एनालिसिस चली है, नॉर्मली बफर चल रहा होता है, आप सिस्टम को थोड़ी देर के लिए वाटर पे चलाते हैं कॉलम को। वो आधा घंटा आप उसको चला दें सिस्टम को अलाइन होने के लिए। मोबाइल फेस आपका उस दौरान वहाँ प्रिपेयर हो रहा है। फिर आप मोबाइल फेस प्रिपेयर होता है तो आप सिस्टम पे मोबाइल फेस लगा देते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड हो गया, सिस्टम कॉलम लग चुका है, सिस्टम को आपने पर्च भी कर लिया, प्रैप भी कर लिया, जो प्रोसीजर है सिस्टम ऑपरेट करने का वो सारे काम करने के बाद आपने उसको अलाइन कर दिया। मोबाइल फेस चल रहा है, सिस्टम सैचुरेशन पे हो रहा है। ठीक है, इस दौरान आप वेइंग पे जाते हैं। इस दौरान आपने वेइंग करनी होती है और सैंपल स्टैंडर्ड बनाने होते हैं। एनालिस्ट यहाँ मिस्टेक क्या करता है कि वो सिस्टम को सेचुरेट करता ही नहीं है, सिस्टम को देखता ही नहीं, सबसे पहले वेइंग करने चला जाता है। वेइंग करने में चला जाता है, उसके 1-2 घंटे वेइंग बनाने में यानी सैंपल प्रिपरेशन में लगा था, फिर जाता है सिस्टम पे। जो इस दौरान जो आपने सिस्टम प्रिपेयर करने का टाइम था वो लैप्स हो जाता है, आपके 2 घंटे 1.5 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेप्स अगर वो आगे पीछे आप करते हैं ना तो आपकी एचपीएलसी की जो जॉब है ना वो मैनेज कभी नहीं होगी। वो कैसे, देखिए अगर आपने सुबह 8 बजे आते हैं और 8 बज के 15 मिनट पे आप सैंपल बनाना शुरू हो गए, ठीक है, जो आपको 15 मिनट सिस्टम को देने थे, मोबाइल फेस को आधा घंटा ले लें आप मोबाइल फेस बनाने में और उसको प्रिपेयर करने में और सिस्टम को लगाने में, सिस्टम को ऑपरेट करने में, सिस्टम को ऑन करने में और उसको सेचुरेट करने के लिए 15 मिनट दे देने थे, आधा घंटा दे देना था। उसके बाद वो सिस्टम ऑटोमेटिकली 1 घंटे तक सेचुरेट हो जाता। आपका 1.5 घंटा वो ले लेता है इंस्ट्रूमेंट कम से कम। लेकिन अगर आप सुबह चले गए 1.5 घंटा आप वहाँ चले गए, वो सैंपल प्रिपरेशन पे चले गए, जब आप सैंपल प्रिपेयर करके आ गए, आपने सैंपल प्रिपेयर किए और इससे पहले आपने सिस्टम को अलाइन नहीं किया एचपीएलसी को, तो आपका 1.5 घंटा ज़ाया हो गया। वो कैसे, आप सैंपल और स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके आ गए और फिर जाके इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर रहे हैं, तो सैंपल तो ऐसे ही बने पड़े हैं आपके और इंस्ट्रूमेंट अब लेगा आपसे आधा घंटा और, तो आपका तो 1.5 घंटा और या 1 घंटा और लेगा, तो आपका 1 से 1.5 घंटा तो ज़ाया हो गया। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सबसे पहले आपने मोबाइल फेस बनाना है और सिस्टम को सैचुरेशन पर लगा देना है ताकि सिस्टम आपका अलाइन हो जाए, सिस्टम आपका आइडल हो जाए, याद रखिएगा। उसके बाद आप सैंपल प्रिपरेशन पे जाए। इससे पहले अगर आप सैंपल प्रिपरेशन पर चले जाएंगे तो आपका 1.5 घंटा यहाँ खराब, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक, इसके बाद फिर आप दूसरी गलती एनालिस्ट एचपीएलसी पे क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट पे जो अक्सर परेशान होता है, वो क्या है कि वो एचपीएलसी पे स्टैंडर्ड चला देता है और सैंपल चला देता है और दूसरे कामों में गुम हो जाता है, एचपीएलसी की तरफ आता ही नहीं अगर उसका ऑटो सैंपलर सिस्टम है। ये एक बहुत बड़ी गलती करता है एनालिस्ट। जो फ्रेशर्स होते हैं ज़ाहिर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता नहीं। अब उसने देखा कि एचपीएलसी पे आया और सैंपल प्रिपेयर कर दिए, सिस्टम को अलाइन भी कर दिया और स्टैंडर्ड सैंपल रख के सीक्वेंस बना के सिस्टम को ठक करके मारा और सिस्टम चल गया। अब वो 6 घंटे की जॉब है छोड़ दी उसने, वो दूसरे कामों में लगे, उसने ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसी कभी भी आपने नहीं करना। अब वो 6 घंटे बाद आया, उसने लेट सपोज 11 बजे सिस्टम चला दिया और वो 3-4 बजे आके सिस्टम को चेक कर रहा है तो पता चला कि सिस्टम की आरएसडी तो आउट थी। सिस्टम के जो 5 स्टैंडर्ड उसने चलाया उसकी आरएसडी आउट और सैंपल इंजेक्शन जब चल गए तो अब तो उसकी सारी 6 घंटे की मेहनत ज़ाया।
उसके 6 घंटे का लॉस हो गया। तो आप सोचिए, ये सबसे बड़ी एनालिस्ट गलती करता है, यानी सिस्टम पे सीक्वेंस कमांड दे के गायब हो जाता है, और क्योंकि उसको पता है मुझे इसके साथ 10 टेस्ट और भी दिए गए हैं, अब वो उसमें लग जाता है मैनेज करने के लिए। अब वो 10 टेस्ट करने के बाद 3 बजे आके दोबारा अपने 4 बजे सिस्टम को देखता है, तो देखा कि जब वो स्टैंडर्ड की इंटीग्रेशन कर रहा होता है तो उसमें वो देखता है कि स्टैंडर्ड की तो RSD आउट हो गई, तो अब क्या किया जाए। तो इस मीन्स कि आपकी पूरी एनालिसिस खराब हो गई, आपको पूरी एनालिसिस दोबारा करनी है। अब उसके पास टाइम भी नहीं बचा, आप शाम के 4 बज रहे हैं, अब उसकी शिफ्ट तो खत्म होने वाली है, तो क्या करेगा। तो इसलिए वो रिपीटिशन पे चला जाता है। तो जब रिपीटिशन होती है तो डेफिनेटली आपका काम खराब होता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट आउट हो जाती है, और आप अपने बॉस से डांट सुनते हैं। यही वजह होती है वैसे बुनियादी रीज़न टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी जगह पे एडजस्ट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीज़ों में आपको कमांड होना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपसे कब होता है, जब आपकी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे हो। और फिंगर टिप्स पे कब होती हैं, जब आप चीज़ों को समझते हैं, रियलाइज करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके टाइम को समझते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यही वजह है सबसे बड़ी गलती जो एनालिस्ट करता है, यानी उससे 6 घंटे ज़ाया कर दिए और फिर दोबारा रिपीटिशन पे आता है, उसका टाइम खराब हो जाता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपने स्टैंडर्ड चलाने, याद रखिए जब आपने सैंपल बना लिए, मोबाइल पे बना लिए, HPLC पे आ गए और आपने स्टैंडर्ड चलाए हैं, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड आपके 1 घंटे के होंगे या 1.5 घंटे के चलते हैं। लेट सपोज 10 मिनट का रन है तो आपका 1.5 घंटे के रन चल जाएंगे। 5 स्टैंडर्ड होता है, ब्लैंक होता है। तो आपने सैंपल चलाने से पहले उस रन की स्टैंडर्ड की RSD निकाल के चेक करना बहुत जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिस यही और रिकमेंडेड भी है। जब आप उसके RSD चेक करेंगे, डेफिनेटली अगर ओके है तो आपने आप सैंपल जाके चला दें, यानी आपने 1.5 घंटे बाद उसको चेक कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आपने कहा चला, अगर आप 6 घंटे बाद आके चेक करेंगे, आपके 10 सैंपल है, 5 सैंपल है, तो आपका टाइम तो खराब हो गया। 6 घंटे बाद पता चला कि RSD आउट है, तो आपका सिस्टम तो आउट हो गया। तो ये गलती कभी नहीं करनी। जब आपको सिस्टम के साथ लाइव रहना बहुत जरूरी है, यानी गाहे बगाहे स्टेप बाय स्टेप आपको चलते फिरते लेबोरेटरी में आप दूसरे काम कर रहे होते, अपने सिस्टम को भी देखते रहना है, उनके क्रोनोग्राम को चेक करते रहना है कि सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ ये फेलियर्स होते हैं कि एनालिस्ट की गलती एनालिस्ट की होती है, और कॉन्सेप्ट ये होता है कि काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लेबोरेटरी में कैलकुलेटेड टाइम आपको दिया जाता है, कैलकुलेटेड टाइम आपको दिया जाता है, और कैलकुलेटेड वर्क आपको दिया जाता है। ये फेलियर्स एनालिस्ट के एंड से होता है, उसकी टाइम मैनेजमेंट का फेलियर होता है, जिसकी वजह से उसका काम खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसी स्टेप से चलना है, आगे पीछे स्टेप्स नहीं करने। अगर आप आगे पीछे स्टेप करेंगे तो आपका सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। वीडियो को एंड करते हैं HPLC के हवाले से। इंशाल्लाह फिर किसी HPLC के इसी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, लेबोरेटरी के बहुत सारे एरियाज हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।